नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफ़ी वाला में। एक लंबे अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इस लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे ज्योग्राफ़ी के। उस सीरीज़ को और कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहने वाली जलधारा के बारे में पूछा गया है और इसके ऑप्शन दिया गया है पेरू करंट, मोजाम्बिक करंट, ओयोसिबो करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अगर हम इसमें बात करें तो आप देखोगे कि यह जापान के जस्ट ऊपर जाने पे आपको रूस के बगल में आपको ओयोसिबो करंट देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओयोसिबो करंट हो जाएगा, जो उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा है। इसके अलावा अगर पेरू जलधारा को देखोगे तो ये पेरू तट के सहारे जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। इसी तरह से इंडियन ओशन में मोजाम्बिक करंट देखने को मिलेगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ये भी साउथ हेमिस्फीयर में बहने वाली जलधारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओयोसिबो करंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी इसमें ठंडी जलधाराओं का समूह है? इसमें कोल्ड वाटर करंट के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके दिया गया है। इसमें अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे, कनारी करंट, पेरू करंट, फॉकलैंड करंट और बेंगुला करंट। कनारी करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जलधारा है, पेरू करंट साउदर्न हेमिस्फीयर में बहती है, फॉकलैंड और बेंगुला ये सब की सब जो है आपको देखने को मिलेगी कोल्ड करंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? Which gas is found in the highest proportion in the atmosphere? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। तो ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आप बता दोगे कि 78% जो है ये आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो यह जो है 21% आपको देखने को मिलेगा। तो एक नंबर पे इसमें आपका नाइट्रोजन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर आप देखो कि इसमें ग्रीन हाउस गैस में ये वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। तो इसका सबसे बेहतर विकल्प होगा ऑल ऑफ दी अबव, जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारी ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए, ओजोन क्षय को रोकने के लिए यहाँ पर ये मनाया जाता है। अब ये आपको ओजोन लेयर अगर आपसे पूछे, ओजोन लेयर कहाँ पर पाया जाता है, तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आप देखोगे ये पाई जाएगी, यानी समताप मंडल के अंदर यह पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। अगर इसकी ऊंचाई भी पूछे स्पेसिफिक, तो आप अगर 35 टू लेकर 50 किलोमीटर तक आप देखोगे तो ये मंडल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओजोन लेयर से आप सारी बातों को जानते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप अगर देखेंगे अर्थ को, तो यह पोल के पास थोड़ा सा, यह जो है इसके एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर ये डेंस होकर हवाएं बैठती है, लेकिन इक्वेटर के पास ये हाइट ज़्यादा रहती है क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसी कारण ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो 18 किलोमीटर इक्वेटर पे आपको देखने को मिलेगा। पोल पे आप देखेंगे तो 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेज पूछा गया है तो एवरेज आप क्या बताओगे? 13 किलोमीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका होगा 13 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है, यानी कन्वेक्टिव लेयर के नाम से किसे जाना जाता है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है ये दोनों तरफ से, इसी कारण से इसको कन्वेक्शन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। कन्वेक्शन मंडल को, क्षोभ मंडल को ही कन्वेक्शन मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण किस परत के अंदर होता है? अब ये देखिए आपके लिए लॉटरी हो गई। अभी मैंने चर्चा किया था कि ओजोनोस्फियर के सबसे ज़्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, हालांकि ट्रोपोस्फियर में भी थोड़ी आंशिक मात्रा में ओजोन मिलेगा जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ओजोन मिलेगा वो समताप मंडल के अंदर स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलेगा। ये 35 से लेकर के 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो आप देखेंगे इसको एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है।
अब अगर आप देखेंगे वायुमंडल में नीचे से, तो सबसे ऊपर आपको ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगा। ट्रोपोस्फियर जो है ये 13 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मेसोस्फियर देखने को मिलेगा। और मेसोस्फियर के ऊपर जाएंगे तो आपको आयनोस्फियर देखने को मिलेगा। और आयनोस्फियर के ऊपर जाएंगे तो आपको एक्सोस्फियर देखने को मिलेगा। तो ये नीचे से ऊपर के क्रम में आपको वायुमंडल की स्थिति है। जैसे नीचे से 13 किलोमीटर तक आप क्षोभ मंडल को नाम से जानते हैं। फिर 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर समताप मंडल कहते हैं। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर को हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक आप आयन मंडल के नाम से जानते हैं। और 640 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग को आप जो है बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयन मंडल के किस परत में रेडियो की लघु तरंगे परावर्तित होकर के और वापस आ जाती है। तो आयनोस्फीयर को फिर से सब डिवाइड किया गया है। आप देखो कि ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, डी लेयर, तो ये अलग अलग लेयरिंग है। जिसमें ये पूछा गया शॉर्ट वेव के बारे में। तो जो इसमें एफ लेयर है, एफ लेयर से शॉर्ट वेव जो है रिफ्लेक्ट होकर के धरातल पे वापस लौट जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ लेयर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई में जाने पे औसतन कितने डिग्री सेल्सियस की तापमान की कमी होती है। इसको देखिए, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी सामान्य ताप पतन दर। और सामान्य ताप पतन दर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर जाने पे ये आप देखोगे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अगर मीटर में आप देखते हो तो 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री जो है सेल्सियस का ये कमी देखने को मिलेगा। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं एनोस्फियर और एक्सोस्फियर के सीमा रेखा पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर हो जाएगा कि हम इसको ये चुनें कि यह जो है आयनोस्फियर के अंडर ये चुने जाते हैं। तो आयनोस्फियर को, सैटेलाइट को आप कह सकते हो। कुछ मामले में जो ऊपरी संचार उपग्रह होते हैं जिसको 36,000 किलोमीटर, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जैसे जियो से स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर है। अब इसको ध्यान में रखें तो बेहतर है कि आप क्या चुनेंगे? एक्सोस्फियर को आप चुनेंगे। तो एक्सोस्फियर इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के सीमा को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर जो है घटता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर घटता है। अब उसके बाद जब आप देखोगे, जब इसके ऊपरी सीमा पे जाते हो तो इसको कहते हैं पॉज। आप चूंकि ट्रोपोस्फियर के ऊपर जा रहे हैं तो इसको कहेंगे ट्रोपोपॉज। ऐसे ही समताप मंडल के ऊपर जाओगे तो उसको कहेंगे स्टेटोपॉज। अगर मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो इसको कहेंगे मेसोपॉज। तो ये पॉज कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वायुमंडल में ये जो लेयरिंग है उसका सही क्रम क्या है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ट्रोपोस्फियर की, उसके बाद मेसोस्फियर देखने को मिलेगा। मेसोस्फियर के बाद जो है मध्यमंडल देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पर है। मध्यमंडल के बाद आपको आयन मंडल देखने को मिलेगा, यहाँ भी है। और फिर जो है आपको देखने को मिलेगा बहिर्मंडल। तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहले ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। समुद्र तल पे औसत वायुमंडलीय दबाव कितना होता है। अब अगर आप देखोगे, 76 सेंटीमीटर पारे को संभाल सकने वाले दाब को एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये वायुमंडलीय दाब कितने मिलीबार के बराबर होता है। तो अगर आप देखो तो यह जो है 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। तो ये हमारे समुद्र तल पे कितना हो जाएगा? 1013.2 मिलीबार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है और इसका जवाब देना है। अब जैसे देखो, पहला स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर वायुमंडल मापने की इकाई को बैरोमीटर कहते हैं। मिलीबार में या पास्कल में मापा जाता है। बात तो सही है। समुद्र तल पे वायुमंडल मापने वाली जो लाइन होती है उसको यह समदाब रेखा के नाम से जानते हैं। ये भी बात सही है।
धरातल से ऊंचाई पर जाने पे वायुमंडलीय दबाव कम होते जाता है। कारण ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वायुमंडल की डेंसिटी कम होती जाएगी, जिसके कारण से वायुदाब कम होती जाएगी। तो ये भी बात सही है। अब इसका खोज जो है म्यूरिक महोदय ने नहीं किया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए आप ऑप्शन बी को पिक करोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डोल्ड्रम पेटी का विस्तार आपसे पूछा गया है कि डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आप देखोगे डोल्ड्रम का विस्तार, तो यह 5 डिग्री मतलब 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ, यानी अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ और साउथ की, तो देखिए यह अगर अर्थ हो गई तो इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के ये क्षेत्र जो है ये डोल्ड्रम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में किस पेटी को अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है? अब इसके पीछे यूरोपियन लोगों की कहानी है कि यूरोप से जब ये घोड़े लाद करके वो इंडिया ले आते थे, तो सब ट्रॉपिकल जोन में जहाँ हवाएं जो है नीचे उतरती है, अधिक प्रेशर के कारण नाव डूबने लगता था। कुछ हॉर्स को उठा करके वो नीचे फेंक देते थे, जिसके कारण से प्रेशर बैलेंस हो जाता था और उसका नाम सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसका हॉर्स लेटीट्यूड नाम पड़ गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला जोन। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? अब देखिए यहाँ पर ये आपको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ अब आपको ये इक्वेटर से लेकर के सब ट्रॉपिकल तक ये चलती है पूर्वा पौने, इधर से जो है ये पूर्वा पौने चलती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से अब पछुआ पवन चलती है। अब ये पूछा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो में, हाई टू लो में, तो ये क्या होगी? पछुआ पवन। और फिर पोल से सब पोलर की तरफ चलती है, वो पूर्वा पवन चलती है। तो ये क्या है? पछुआ पवन ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके ये डायरेक्शन चेंज होने के पीछे कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स को, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। आगे भी मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। कोरियोलिस बॉल में कैसे हवाओं का विक्षेपण होता है, किस तरह हवाएं जो है अपने स्थान से दूसरी तरफ जाती है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो अपने राइट वर्ड, और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो लेफ्ट वर्ड कैसे मुड़ती है, इसकी चर्चा मैं कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देश दिया गया है और उसकी विंड दिया गया है और आपको मैच कराने को पूछा गया है कि इसमें कौन सा मैच सही नहीं है और सुमेलित है। तो अब देखिए यहाँ यामो आप देखोगे जापान के अंदर चलती है, ये बात सही है। पम्पारो जो है अर्जेंटीना में चलती है, ये भी बात सही है। नार्वेस्टर ब्राज़ील में जो कह रहा है, ये ब्राज़ील में ना चल के कहाँ पर चलती है? ये न्यूजीलैंड में चलती है। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर चलती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और सिस्तान तो ईरान में चलती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये नार्वेस्टर जो है ये ब्राज़ील की नहीं न्यूजीलैंड की हवा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैच कराने को पूछा गया है। तो अब देखिए मैच कराने को इसको अगर देखेंगे तो खामसीन आपको ये चलेगी यहाँ पर इजिप्ट के अंदर। बोरा अगर आप देखोगे तो बोरा आपको चलती हुई नज़र आएगी एड्रियाटिक तट के। लू उत्तरी भारत में आपको देखने, और हरमटन जो है ये अफ्रीका के अंदर, जिसको डॉक्टर पोन भी कहा जाता है। तो सही मैच क्या होगा? खामसीन को आप मिस्र से मिलाओगे, बोरा को एड्रियाटिक तट से, लू को उत्तरी भारत से, और हरमटन जो ऑप्शन डी है इसको वेस्ट अफ्रीका से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि किसको डॉक्टर पोन कहते हैं। डॉक्टर पोन मैंने बताया हरमटन, ये सहारा डेजर्ट से, अच्छा ये अगर मान लीजिए अफ्रीका है ये, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन से ले होकर के आगे बढ़ोगे तो यह सहारा डेजर्ट आएगा। इस सहारा डेजर्ट से यह जो है नीचे की तरफ कांगो की घाटी की तरफ चलती है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंडीशन रहता है और ये ड्राई एयर है, तो उस मॉइस्चर को सक करती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। और इसको डॉक्टर पोन स्थानीय रूप से जाना जाता है। तो हरमटन क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। चिनूक जो है ये रॉकी पर्वत के पास यूएसए में चलेगी और इसको स्नो ईटर कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्नो ईटर, हिम पक्षी। ये चलती है तो बर्फ़ पिघल जाता है, इसके कारण इसको स्नो ईटर कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिराको पवन का स्थानीय नाम क्या है? यानी सिराको को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिराको को अगर देखोगे इसमें, तो इसको गिबली भी कहा जाता है, इसको चिली भी कहा जाता है, लेवेस भी कहा जाता है, अलग अलग जगहों में, यानी सब के सब जो है इसके आंसर हो जाएंगे
तो सारे नाम जो है ये सिराको को आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन ठंडी पवन नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन इसमें कोल्ड विंड नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत यहाँ पर मिस्टल ठंडी पवन है। अगर ब्लिजार्ड देखोगे ये भी ठंडी पवन है। लेकिन मैंने चिनूक की बात किया था, ये स्नो ईटर जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, एक गर्म जो है और शुष्क पवन है। तो ये रॉकी पर्वत के पास चलती है और ये गर्म पवन के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो ये ठंडी पवन नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? अब देखिए यहाँ पर साइक्लोन जो है ये इंडियन ओशन में जानते हैं, ये इंडियन ओशन के अंदर। हरिकेन अगर आप देखोगे ये यूएसए में गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास जानते हैं। टाइफून अगर देखोगे तो ये चाइना और जापान में जानते हैं। तो ये अब बचा कौन, ये विली विली जी, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और नाम आपको सुने होंगे टार्नेडो, टार्नेडो भी यूएसए के अंदर जाना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है हरिकेन नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है? अभी हमने आपको बताया कि हरिकेन नामक चक्रवात जो है ये कैरेबियन सी में चलता है और यूएसए को प्रभावित करता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया है ये चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये कैरेबियन सी और इंडियन सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कैरेबियन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हरिकेन जो है यूएसए में गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास चलेगा और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ही चूँकि कैरेबियन आइलैंड है तो वहीं पे कैरेबियन सागर को ये प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस, चीन, जापान में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने पूरे डिटेल में इसकी चर्चा किया कि जब चाइना, फिलीपींस और जापान में आते हैं तो इसको हम टाइफून के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगर और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो चाइना के अंदर इसको टाइफून कहा जाता है, जबकि जापान के क्षेत्रों में इसको टाइफू के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर टर्नेडो मैंने बताया यूएसए के अंदर, विली विली मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये हरिकेन भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा यानी एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया है जब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की बात करते हैं। चलिए ये साइक्लोन की अगर पहले बात करते हैं तो साइक्लोन में देखिए एन आप ऐसे बनाते हैं और एस आप ऐसे बनाते हैं। एस को आगे बढ़ाइएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपसे प्रति चक्रवात पूछे, आपसे एंटी साइक्लोन पूछे, तो एंटी साइक्लोन में ठीक इसको आपको बदल देना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एंटी साइक्लोन पूछ रहा है। एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और यह जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्रति चक्रवात चक्रवात की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो एंटी साइक्लोन होती है वो साइक्लोन से ज़्यादा जो है विस्तृत होती है, बड़ी होती है, उसके एरिया, उसका डायमीटर बड़ा होता है। दूसरा दिया है चक्रवात में हवाएं केंद्र से ऊपर उठ करके वर्षा करती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है। ये भी बात सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्ध में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच ये बनता है। अब ये आप देखोगे यहाँ पर ये आंसर गलत होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो मोस्टली ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच बनता है। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर्स मोस्टली इन 5 to 35 या 30 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा वातागर यानी फ्रंट का टाइप नहीं है? और फ्रंट जो है मैंने आपसे बताया है कि कोल्ड फ्रंट, अगर मान लीजिए कि दो तरह की, यह जो एक ठंडी इधर से हवा आ रही है, एक गर्म हवा आ रही है। अगर ठंडी हवा ज़्यादा अग्रेसिव है और ये नीचे जाए तो कोल्ड फ्रंट बनाती है। अगर मान लीजिए वार्म फ्रंट जो है, अगर गर्म हवाएं ज़्यादा एग्रेसिव है और ठंडी हवाओं के ऊपर चढ़ जाए तो इसको वार्म ये फ्रंट कहते हैं। दोनों जो है, अगर मान लीजिए गर्म हवा ऊपर पूरी तरह से उठ जाए और धरती से उसका संपर्क कट जाए तो उसके ऑक्यूलेटेड फ्रंट के नाम से जानते हैं। यानी ये तीन फ्रंट तो आपको देखने को मिलेंगे, पोलर फ्रंट ऐसा कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा, पोलर फ्रंट इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वाताग्र में गर्म वायु राशि तेजी से ठंडी वायु राशि के ऊपर स्थापित होती है? अभी मैंने बताया कि जब भी अगर मान लीजिए गर्म यहाँ ये हवा है, एक हॉट हवा एयर है, एयर मास हॉट है और ये ठंडी एयर मास के ऊपर ये स्थापित हो रही है कोल्ड एयर मास, तो इसमें एग्रेसिव कौन है? हॉट। जब ऐसी कंडीशन हो तो ये क्या बनाएगा? वार्म फ्रंट बनाएगा, क्योंकि इसमें एग्रेसिव हॉट जो है एयर मास है। अगर कोल्ड एयर मास एग्रेसिव रहती और ये आकर के हॉट के नीचे जो है ये इसको ऊपर उठा देती तो ये कोल्ड फ्रंट बनता। ठीक है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूस का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जो भी सूती वस्त्र के लिए फेमस जगह है इंग्लैंड में, जैसे मैनचेस्टर है वैसे ही इसके नाम पे अलग अलग शहरों में पड़ा है। जैसे भारत में देखो, नॉर्थ इंडिया के अंदर आपसे पूछे, नॉर्थ इंडिया में अगर मैनचेस्टर पूछे तो आप क्या बताते हो? कानपुर, या जो है कानपुर। अगर साउथ इंडिया का पूछे तो आप बताते हो कोयम्बटूर। अगर मान लीजिए कि यह जो है पूरे इंडिया का पूछे, पूरा होल इंडिया का पूछे तो बताते हो अहमदाबाद। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि रूस का मैनचेस्टर कौन है? रूस का मैनचेस्टर अगर आप देखोगे तो इवानोवो शहर जो है ये सबसे ज़्यादा, तो इवानोवो शहर को हम क्या कहते हैं? रूस का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के लैरेन सार औद्योगिक क्षेत्र में किसकी प्रधानता है? यानी ये किसके लिए फेमस है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप इसको क्या बताओगे? ये आयरन एंड इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। ये सार क्षेत्र जो है जर्मनी के भी हिस्से का और फ्रांस के भी हिस्से का, ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा और इसको आपको सही सुमेलित करना है। यहाँ इंडस्ट्रियल रीजन दिए गए हैं और किस कंट्री के अंदर ये है। जैसे लंदन में आते ही आप देखोगे तो लंदन जो है इंग्लैंड के अंदर पड़ेगा, बहुत आसान है। ओहियो या इंडियाना क्षेत्र अगर आप देखोगे तो ये यूएसए के अंदर पड़ेगा, तो बी को 4 से मिलाओगे। नागोया, आप नागोया प्रोटोकॉल भी जानते हो, ये जापान में पड़ेगा, जापान से मिलाओगे। और संघाई और वुहान क्षेत्र कैसे भूल सकते हो, कोविड वाले क्षेत्र को, तो यह जो है चाइना के अंदर पड़ेगा। तो इसको पहले को आपने मिलाया 3 से, फिर 4 से, फिर 1 और फिर 2, तो सही आंसर ये आपका हो जाएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। बाकी हम इस तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।